नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। ये शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी में सुलह के संकेत। मुलायम सिंह ने कहा अखिलेश ही होंगे मुख्यमंत्री। पार्टी में संकट के लिए रामगोपाल यादव को बताया जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव में काले धन और गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए 200 पर्यवेक्षक होंगे तैनात। आयोग ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस की प्रधानमंत्री के पोस्टर्स हटवाने की मांग। प्रवासी भारतीयों से देश के विकास में योगदान की अपील। राष्ट्रपति ने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया योजनाओं में मांगा सहयोग। 21 देशों के 30 प्रवासी भारतीय सम्मानित। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को तलब कर सकती है लोक लेखा समिति। केवी थॉमस ने कहा पीएससी को अधिकार। आरबीआई और वित्त मंत्रालय से सवालों का मांगा जवाब। काले धन को सफेद बनाने में हुआ सहकारी बैंकों का इस्तेमाल। आयकर विभाग ने बढ़ाया जांच का दायरा। कई शहरों में बेनामी लॉकरों से भारी नकदी जब्त। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी में मतभेद सुलझाने की कोशिश करते हुए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। चुनाव आयोग में दावेदारी जताने के बाद उन्होंने पार्टी में किसी टूट को खारिज किया और जल्द प्रचार शुरू करने की बात कही। चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावेदारी जताने के बाद बीती रात मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंचे। उन्होंने सुलह की एक और कोशिश करते हुए कहा कि अगर पार्टी चुनाव जीती तो अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी टूटी है न टूटेगी, और पहला ही है कि जो मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, इसे मैंने कहा अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। मुलायम सिंह ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी का प्रचार शुरू करेंगे और हर मंडल में एक सभा करेंगे। पार्टी के प्रचार के लिए हम जल्दी निकलेंगे। उम्मीदवारों के जिताने के लिए, प्रचार के लिए बहुत जल्दी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। इससे पहले दिल्ली में मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव का नाम लिए बिना उन्हें पार्टी के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रामगोपाल यादव को सदन में पार्टी के नेता पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखी। वहीं अखिलेश खेमा भी रामगोपाल यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले इस विवाद का निपटारा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हम लोग गए थे ये मांग करने कि जो पिटीशंस दोनों तरफ से हैं उस पर बहुत जल्दी फैसला कर दें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। लखनऊ में सोमवार दिन भर अखिलेश यादव के आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। उन्होंने विधायकों, पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। लखनऊ से कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कृति मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका रुख करते हैं। कृति, बड़ा बयान इसे मुलायम सिंह यादव की तरफ से माना जाए, लेकिन किस तरह के संकेत, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर भी पेच बहुत फंस रहा था, अब किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है? जी हाँ, देखिए प्रीति, कल ही जो कई सारे पार्टी इंसाइडर्स थे उनका कहना था कि 1-2 दिन में पूरा मसला सुलझ जाएगा, और आते ही मुलायम सिंह ने कह दिया कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे हमेशा। आज 10 बजे उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश मुलायम से मिलने जा सकते हैं। तो किस तरह का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर आता है, ये एक देखने की बात होगी। अखिलेश लगातार कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष सिर्फ 3 महीने के लिए बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके पिता से कोई कुछ भी साइन करा ले जाता है। वहीं मुलायम का कहना है कि अध्यक्ष वही रहना चाहते हैं और साथ ही शिवपाल को पूरे सम्मान सहित प्रदेश अध्यक्ष रहने दिया जाए और दोनों मिल बांट कर मशवरा करके टिकट बंटवारा करें। तो अब देखना होगा प्रीति किस तरह का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने आता है। अगर ये असली में मतभेद था और अगर ये पूरी सोची समझी रणनीति थी अखिलेश की छवि साफ करने के लिए, वो अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए जनता के सामने, तब भी ये देखना होगा कि इन दोनों ही सूरतों में चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल होता है। जी प्रीति।
कृति, आज की बैठकों के बारे में कुछ पता लग पाया क्या? क्या आज भी बैठकें होंगी? जी हाँ, देखिए अब संकेत मिल रहा है कि 10 बजे अखिलेश मुलायम के निवास पर जाकर उससे मीटिंग कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ सीनियर लीडर्स भी उसमें हो सकते हैं। आजम खान कयास ये लगाया जा रहा है कि बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि दोनों जो चीने हैं उनमें किसी तरह की वार्ता हो सके, किसी तरह का समझौता हो सके। तो अब देखना होगा कि दिन भर के बाद क्या नतीजा निकलता है इन मीटिंग्स के बाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस तमाम जानकारी को लखनऊ से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की है। उन पर धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकने का फैसला सुनाया है, लेकिन 3 जनवरी 2017 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। बीजेपी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने और पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर हटाने की मांग की है। 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा और मांग की कि आचार संहिता के तहत प्रधानमंत्री के पोस्टरों को हटाया जाए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर चुकी है और इन राज्यों में आचार संहिता लागू है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए काले धन और गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग कड़ी नजर रखे हुए है। आयोग ने इस सिलसिले में तैनात किए 200 व्यय पर्यवेक्षकों को मुस्तैद रहने को कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति और ओपी रावत के साथ कल इस मसले पर हुए विशेष सत्र में पर्यवेक्षकों को बताया। आयोग ने काले धन और गैर कानूनी गतिविधियों की कोई भी जानकारी मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पानी की समस्या और ड्रग्स के खात्मे का वादा किया गया है। साथ ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की बात भी कही गई है। दिल्ली में कांग्रेस ने सोमवार को पंजाब के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथों जारी मैनिफेस्टो में सूबे के विकास और हर वर्ग के फायदे के लिए तमाम वादे किए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में सूबे की बेहतरी के तमाम मुद्दों को जगह दी गई है। दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो इज ए फॉरवर्ड लुकिंग विजनरी डॉक्यूमेंट which promises the people of Punjab that we will undo the damage that was done to the Punjab economy by the previous government in the last 10 years. घोषणा पत्र में सतलुज यमुना लिंक विवाद का सीधे जिक्र नहीं किया गया, लेकिन घोषणा पत्र की पहली ही लाइन है, पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते। 4 हफ्ते में ड्रग्स की सप्लाई और उसके इस्तेमाल को खत्म करने का वादा। 5 सालों में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी और बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता। केजी से पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, नौकरियों, शिक्षक संस्थाओं और सभी श्रेणियों में प्लॉटों के अलॉटमेंट में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। साथ ही व्यापार और उद्योग के लिए उचित कीमतों पर बिजली, पानी और सफाई सुरक्षा। बेघर अनुसूचित जातियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय मदद के साथ मुफ्त घर या प्लॉट दिए जाएंगे। ओबीसी के लिए नौकरियों में 12 से 15%, शिक्षण संस्थाओं में 5 से 10% आरक्षण बढ़ाया जाएगा। जमीनी स्तर पर गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस के तौर पर कार्य करने के लिए पूर्व सैनिकों के नए विभाग का निर्माण, ताकि सरकारी स्कीमों के लागू होने पर निगरानी रखी जा सके। किसानों की कर्ज माफी, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का वादा। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य ने 10 सालों में जो नुकसान उठाया उसकी भरपाई की जाएगी। We have covered every facet of Punjab and we have in it to every walk of and people from all walks of life, all castes, all communities, all poor, all industrial development, all agriculture, all everything. हर प्रकार से हमने सबको कवर किया है। इस मौके पर कांग्रेस कैंपेन कमेटी की प्रमुख अंबिका सोनी और पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 4 फरवरी को मतदान होना है। अकाली बीजेपी गठबंधन 10 सालों से सत्ता में काबिज है। इस बार अकाली बीजेपी गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 9 मार्च 2017 से शुरू होगी। सीबीएसई ने बयान जारी करके कहा है कि परीक्षा की तारीख 1 हफ्ते आगे बढ़ाने का फैसला करने से पहले इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया, जिससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। 10वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को और 12वीं की परीक्षा 29 अप्रैल को खत्म होगी। और अब कुछ और अहम खबरें। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में सुस्ती के आरोपों से घिरी सरकार ने टैक्स आंकड़े पेश करके सफाई दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा कि नोटबंदी के बावजूद कर वसूली में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ज्यादातर राज्यों की वैट वसूली में भी इजाफा हुआ है। This data is real. It's not an estimation. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चों पर नोटबंदी के असर को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में कर वसूली के आंकड़े पेश किए। वित्त मंत्री ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर के बीच प्रत्यक्ष कर में 12.01% और अप्रत्यक्ष कर में 25% का इजाफा हुआ है। इसी दौरान सेवा कर वसूली 23.9%, कस्टम ड्यूटी वसूली 4.1% और उत्पाद शुल्क वसूली 43% बढ़ी है। Direct taxes for the first 3 quarters have moved up. Indirect taxes significantly moved up. December 16 has moved up compared to December 15. And December 16 has moved up compared to November 16. वित्त मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2015 के मुकाबले दिसंबर 2016 में अप्रत्यक्ष कर वसूली में 14.2%, सेवा कर वसूली में 12.4% और उत्पाद शुल्क वसूली में 31.6% का इजाफा हुआ, जबकि सोना आयात घटने से कस्टम ड्यूटी वसूली में 6.3% की कमी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि नवंबर 2016 के मुकाबले दिसंबर 2016 में अप्रत्यक्ष कर में 12.8% की बढ़ोतरी हुई। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि ज्यादातर राज्यों की वैट वसूली भी बढ़ी है। अधिकतर स्टेट्स का वैट बढ़ा है। मेरा अपना असेसमेंट है कि ऑल वेल एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स द वैट कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड इवन इन द मंथ ऑफ सितंबर। नोटबंदी का जीडीपी पर असर को लेकर पूछे गए सवाल पर जेटली ने कहा कि जब जीडीपी के वास्तविक आंकड़े आएंगे तो इस पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने कहा है कि कई सहकारी बैंकों ने नोटबंदी का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने में किया है। पीटीआई के मुताबिक विभाग ने इन बैंकों के कामकाज की जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। जांच में पाया गया कि राजस्थान में अलवर के एक सहकारी बैंक के निदेशकों ने संदिग्ध पहचान वाले 90 लोगों के नाम पर कर्ज हासिल करके 8 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इन बैंकों में केवाईसी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। विभाग ने कई शहरों में बेनामी लॉकरों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। आयकर विभाग ने ऐसे संदिग्ध मामलों की जांच तेज कर दी है। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन जारी है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने कल देश भर में थाली पीट कर सरकार के फैसले का विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से कैश निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की। नोटबंदी के खिलाफ ये है कांग्रेस महिला मोर्चा का थाली पीट प्रदर्शन। देश के कई राज्यों में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार की नोटबंदी के फैसले का इसी तरह विरोध किया। पार्टी का आरोप है कि लोग परेशान हैं और सरकार को लोगों की परेशानी की परवाह नहीं है। उसका असर महिलाएं पर सबसे ज्यादा पड़ते हैं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जॉब्स हो, तो ये नोटबंदी महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है, जो गोल है, उसमें बहुत ही झटका पहुंचाए हैं और हम थाली पीट के यही सोते हुए सरकार को जगाने की प्रयास कर रहे हैं। जयपुर में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार उन लोगों को राहत दे जिन्हें नोटबंदी के चलते नुकसान उठाना पड़ा है। भाजपा सरकार से मांग करते हैं जो लाखों करोड़ों रुपया बैंक में जमा हुआ है उसको इन आम गृहिणियों की मदद के लिए इस्तेमाल में लेकर आए, किसानों का ऋण माफ करें और जो नोटबंदी कर आर्थिक आतंक
प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने पूरे देश में मचाया है उसका सुलह कर कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि आम व्यक्ति को, गृहिणियों को कुछ राहत मिल सके। तृणमूल कांग्रेस ने भी नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के चलते लागू पाबंदी से लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने सरकार से कैश की निकासी में लागू सभी तरह की पाबंदियां हटाने की मांग की। So Narendra Modi has taken a decision without giving thought to the after effect of demonetization, which adversely affect on the people of India. All the states they have lost their revenue. नोटबंदी के 50 दिन पूरे हुए, करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एटीएम से कैश निकालने और खातों से पैसे निकालने को लेकर पाबंदी लागू है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर खासा असर पड़ेगा। वहीं लोगों को इससे कई तरह की परेशानी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की लोक लेखा समिति नोटबंदी से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी तलब कर सकती है। पीएसी चेयरमैन केवी थॉमस ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि समिति को किसी से भी सवाल जवाब का अधिकार है और अगर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। नोटबंदी के मुद्दे पर लोक लेखा समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री को बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमेटी को इस फैसले में शामिल किसी भी शख्स को बुलाने का अधिकार है। After hearing the governor and the officers, the committee will take appropriate decision. And if more experts have to be heard, that will also be heard. Then unanimously the committee will prepare a report and present to the parliament. समिति ने रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रालय से पूछा है कि नोटबंदी के फैसले में कौन कौन शामिल था, इसके बाद कितनी राशि बैंकों में वापस आई है, क्या कोई नियम है कि लोगों को अपना पैसा निकालने से रोका जा सकता है, कितने नए नोट बैंकों को जारी किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा कि उन्होंने नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री से बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि 50 दिन के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। After Honorable Prime Minister declared the demonetization, that PAC will call the Governor of the Reserve Bank, the concerned officers, and discuss the effect of demonetization on the economy of the country. लोक लेखा समिति जो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, उसने इस अहम मुद्दे को संज्ञान में लिया है। इसके अलावा केवी थॉमस ने कहा कि कमेटी की एक उप समिति संसद की इस समिति की कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग के बारे में विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। बेंगलुरु में कल 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का समापन हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रवासियों से देश के विकास में मदद की अपील की। उन्होंने 21 देशों के 30 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के समापन सत्र में कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों को स्वदेश आकर युवाओं को पेशेवर और तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। With regard to these temporary migrants going abroad in search of employment, it will also be prudent that attention is paid towards their skill upgradation, establishing linkage between the Government of India's skill programs and the skill gap that exists. राष्ट्रपति ने शादी करके विदेश जाने वाली महिलाओं की दिक्कतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय संगठनों को इन समस्याओं को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने 30 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया। इनमें अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल भी शामिल हैं।
मुझको खूब आनंद है कि मुझको ये ऑनर प्रेसिडेंट मुखर्जी ने दिया है। I deeply care about and love India, and to be able to bring our two countries closer together, to be able to work on such important issues. राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीयों से देश के विकास में मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय मेक इन इंडिया से लेकर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों से जुड़कर अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गांधीनगर में आज से 8वां वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा मंदिर में करेंगे। इस सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 दिन के दौरान 15 लाख से ज्यादा लोग यहां आएंगे। इसमें फॉर्च्यून 500 सूची की कई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। गुजरात का लक्ष्य इस सम्मेलन में 21,190 समझौतों पर हस्ताक्षर करके राज्य में 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। उन्होंने गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए हुए गांधीनगर रेलवे स्टेशन के भूमि पूजन समारोह में भी शामिल हुए। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन और पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। Today, I am delighted to be here to inaugurate the new India International Exchange. It is an important milestone not just for GIFT City but for India in creating 21st century infrastructure. पेट्रोल पंपों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 13 जनवरी के बाद भी भुगतान जारी रहेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि आम ग्राहकों और पेट्रोल पंप डीलरों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले सर्विस चार्ज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही ये भी संकेत दिए कि इस चार्ज का बोझ बैंक और तेल कंपनियां साझा तौर पर उठा सकती हैं। सरकार ने साफ किया है कि बैंक और तेल मार्केटिंग कंपनियां आपस में बैठकर इसका हल निकालेंगी। मैं मानता हूं कि यह कोई विषय 13 तारीख या 12 तारीख या 9 तारीख की विषय नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं, देश की सामान्य नागरिकों को जो जाके पेट्रोल पंप में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में एक मैकेनिज्म निकाल दिया जाएगा जिसकी आउटकम मैं पहले से ही बता दूं। ग्राहकों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, पेट्रोल पंप ओनर के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। बीएसएफ जवान की तरफ से सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो के वायरल होने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। गृहमंत्री ने मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान ने सोमवार को इंटरनेट पर अपने अनुभव से जुड़ा वीडियो डाला था। इसमें जवान की तरफ से बड़े अधिकारियों पर भेदभाव करने और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जांच कराने की मांग भी की थी। कांस्टेबल का नाम तेज बहादुर यादव है और ये 29वीं बटालियन का जवान है। राजनाथ सिंह के आदेश के बाद बीएसएफ ने मामले में अपना पक्ष रखा है। बीएसएफ ने तेज बहादुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि कांस्टेबल तेज बहादुर का एक बुरा अतीत रहा है। अपने करियर की शुरुआत से उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ी है। जवान पर कई दिनों तक ड्यूटी से गायब रहने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को भी भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद मामले में कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को 1 हफ्ते के भीतर गवाहों की सूची सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गवाहों के हलफनामे का ब्यौरा सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दरअसल कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ने को लेकर कर्नाटक ने तमिलनाडु से 2480 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी से मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो कावेरी मसले का हल 7 फरवरी के बाद 3 हफ्ते में करेगी। बात मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश में भी रिकॉर्ड बर्फबारी से यातायात और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ा है। लोगों के खाने पीने के सामान की भी अब किल्लत हो रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सड़क और बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
वहीं दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पारा लुढ़क गया है। कोहरे के असर से हवाई और रेल यातायात बाधित है। 21 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 9 से ज्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं 7 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। 7 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली पहली क्रूज मिसाइल बाबर 3 के सफल परीक्षण का दावा किया है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि मिसाइल का परीक्षण हिंद महासागर में कहां से किया गया। इसे पनडुब्बी से कंट्रोल और फायर किया जा सकता है। इसमें एडवांस्ड गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम भी लगाए गए हैं। वहीं चीन ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत सोमवार को पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पश्चिमोत्तर चीन के गांसू प्रांत से KZ-1A रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट GL-1 उपग्रह और 2 क्यूबसेट XY-S1 और कैटोन 1 लेकर रवाना हुआ है। कम लागत वाले इस रॉकेट में ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। मिस्र के उत्तरी सिनाई में आतंकी हमले में पुलिस के 10 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे ट्रक से एक सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर हमला किया। इसके बाद गोलियां भी चलाई। आतंकवादियों ने हमले के लिए कचरा ढोने वाले ट्रक का इस्तेमाल किया। अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 2011 में आंदोलन के बाद से मिस्र के उत्तरी सिनाई में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। खेल से जुड़ी अहम खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है। गांगुली ने खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें 19 जनवरी को मिदनापुर के विद्यासागर विश्वविद्यालय के इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी गई है। वो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। खबरों के मुताबिक एक अज्ञात शख्स ने गांगुली की मां निरूपा के नाम लिखी चिट्ठी में ये धमकी दी है। गांगुली ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। रोनाल्डो ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और फ्रांस के एंटोने ग्रीजमैन को पछाड़कर यह खिताब हासिल किया। रोनाल्डो ने चौथी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले वो 2008, 2013 और 2014 में भी खिताब अपने नाम कर चुके हैं। रोनाल्डो ने पिछले साल 57 मैचों में 55 गोल किए थे। वहीं अमेरिका की कार्ली लाइट को लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है, जबकि इटली के क्लॉडियो रानिरी को सर्वश्रेष्ठ कोच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी में सुलह के संकेत। मुलायम सिंह ने कहा अखिलेश ही होंगे मुख्यमंत्री। पार्टी के संकट के लिए राम गोपाल यादव को बताया जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव में काले धन और गैर कानूनी गतिविधियों पर निगरानी के लिए 200 पर्यवेक्षक होंगे तैनात। आयोग ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। कांग्रेस की प्रधानमंत्री के पोस्टर्स हटवाने की मांग। प्रवासी भारतीयों से देश के विकास में योगदान की अपील। राष्ट्रपति ने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया योजनाओं में मांगा सहयोग। 21 देशों के 30 प्रवासी भारतीय सम्मानित। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री को तलब कर सकती है लोक लेखा समिति। केवी थॉमस ने कहा पीएससी को अधिकार। आरबीआई और वित्त मंत्रालय से सवालों को मांगे जवाब। काले धन को सफेद बनाने में हुआ सहकारी बैंकों का इस्तेमाल। आयकर विभाग ने बढ़ाया जांच का दायरा। कई शहरों में बेनामी लॉकरों से भारी नकदी जब्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।